आखिर एरिया 51 में दिखी इस अजीब सी चीज की सच्चाई क्या है। और आज आप एक ऐसा मिस्टीरियस पेड़ देखने वाले हैं जिसे देख आपको पेड़ों से डर लगने लगेगा। साथ ही साथ आज आप मार्स की एक ऐसी इमेज भी देखने वाले हैं जिसे वहां पर लाइफ होने का सबसे बड़ा क्लू माना जा रहा है। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है नॉलेज से ओवरलोडेड। तो इस वीडियो को लास्ट सेकंड तक जरूर देखिएगा वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। फैक्ट नंबर 6। गाइस, आप YouTube देखते होंगे, नेटफ्लिक्स देखते होंगे या फिर इंस्टाग्राम पर रील्स को स्क्रॉल करते होंगे, राइट? भाई मैं भी ये करता हूं, बट क्या आपको पता है कि हमारा यही एंटरटेनमेंट बहुत ही जल्द हम इंसानों से हमारी सांसों को छीनने वाला है। शॉक हो गए? तो भाई बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत ही है। असल में देखो गाइस, हम लोगों ने फास्ट इंटरनेट चलाने के लिए ओशियन के अंदर 1.4 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे फाइबर ऑप्टिकल केबल्स को बिछा रखा है। यानी कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर इन सारे वायर्स को खोलकर हम सीधा कर दें तो इसको हम 36 बार अर्थ के सराउंड रोटेट कर सकते हैं। इवन ये क्वांटिटी कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस इमेज को देखकर भी लगा सकते हैं। अब देखो गाइस, इन तरीके की केबल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनसे सिर्फ डेटा ही ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि इनसे जनरेट होती है लो फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और यहीं से ही जनरेट होती है एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे भाई मैं लिख कर दे सकता हूं, किसी भी देश की गवर्नमेंट आपको कभी भी नहीं बताएगी। असल में आज की डेट में ओशियन के अंदर बहुत से ऐसे मरीन क्रिएचर्स और फिशेस भी मौजूद हैं जो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपनी क्वांटिटी को कम कर रहे हैं, और उनमें सबसे बड़ा नाम है शार्क का। असल में देखो गाइस, बहुत से सी क्रिएचर्स और इवन शार्क भी अपने नेविगेशन के लिए नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उनके आसपास आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उनका इंटरनल जीपीएस एक तरीके से फेल हो जाता है, जिससे ना सिर्फ वो अपने डायरेक्शन को भूल जाते हैं बल्कि उनके शिकार होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इवन साल 2018 में की गई एक स्टडी से बात पूरी तरीके से क्लियर हुई कि सिर्फ इसी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस के चलते हुए शार्क की रिप्रोडक्शन पावर भी कम हो रही है, और यही वो एक सबसे बड़ा कारण है हम इंसानों से हमारी सांसें छीनने का। असल में शार्क ओशियन के इकोसिस्टम के टॉप प्रेडेटर होते हैं। जब वो हेल्दी पॉपुलेशन में होते हैं तो वो लोअर स्पीशी को बैलेंस में रखते हैं, जो कि डायरेक्टली फाइटोप्लैंक्टन को इफेक्ट करता है। और ये फाइटोप्लैंक्टन वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अर्थ के 50 से लेकर 80% ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब बात बिल्कुल सीधी सी है कि अगर शार्क का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो फाइटोप्लैंक्टन कोलैप्स कर जाएंगे और हमारे अर्थ पर मेजर ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। एंड बाय द वे, मैं आपको ये बता दूं कि ये बात ऑफिशियली प्रूव है कि जितने भी ऑक्सीजन को प्लांट इस अर्थ पर सर्कुलेट नहीं करते हैं उससे कहीं ज्यादा शार्क अपने इकोसिस्टम से जनरेट करती हैं। बट द मेन प्रॉब्लम इज दिस कि अगर ये चीज आम लोगों को पता चल जाएगी तो शायद हमें इंटरनेट का कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना होगा, जो सभी देशों के लिए बहुत ज्यादा महंगा और टफ होगा। और इसी कारण से इस डार्क रियलिटी को कभी भी आम लोगों के सामने रखा तक नहीं जाता। फैक्ट नंबर 5। गाइस, क्या आपको पता है कि आपके स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और यहाँ तक कि स्मार्ट वॉच के अंदर भी एक स्पेसिफिक पत्थर को डाला जाता है? एंड गेस व्हाट, अगर वो पत्थर इन तरीके की डिवाइसेस के अंदर नहीं डाला जाएगा तो भाई साहब ये पूरी दुनिया कभी भी टाइम से चल ही नहीं सकती। साउंड्स इंटरेस्टिंग? तो चलो आज मैं आपको एक हिडन फैक्ट बताता हूं। असल में देखो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि टाइम को एक्यूरेटली दिखाते हैं, उन सभी के अंदर एक स्पेशल स्टोन को डाला जाता है जिसका की नाम है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। असल में दोस्तों, इस स्टोन की एक मैजिकल पावर होती है कि जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है ये तुरंत ही वाइब्रेट करना शुरू करता है, वो भी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और यही वो फ्रीक्वेंसी या फिर वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से सारे ही इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आपको प्रॉपर तरीके से टाइम को दिखाते हैं। असल में देखो, ये जो क्रिस्टल होता है ना, अगर इसको इक्वल क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो ये हर एक सेकंड में एक्जैक्टली 32,768 बार वाइब्रेट करता है। और ये नंबर कोई रैंडम नहीं बल्कि 2 की पावर 15 के इक्वल है। यानी कि अगर हम 32,768 को 15 बार 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है एक वाइब्रेशन एक सेकंड में, यानी कि 1 हर्ट्ज का वाइब्रेशन। और प्रैक्टिकली यही काउंट हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के टाइम कैलकुलेट करने का बेस बनता है। यानी कि जब भी आप अपने फोन में टाइम देखते हो, अलार्म लगाते हो या फिर मीटिंग के लिए कोई भी रिमाइंडर सेट करते हो ना, तो प्रैक्टिकली ये सारी चीजें इसी पर ही डिपेंड होती हैं जिसका नाम है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। इवन आप ही जानकर दंग रह जाओगे, लेकिन ये क्रिस्टल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे जो अरबों खरबों के स्पेस मिशन होते हैं ना भाई, जिनमें माइक्रो सेकंड्स का भी हिसाब किताब हमें करना पड़ता है, वहां पर भी सारी ही कैलकुलेशन यानी कि जो टाइम की कैलकुलेशन होती है वो इसी क्रिस्टल के द्वारा की जाती है। तो इन शॉर्ट, ये क्रिस्टल अगर ये प्रॉपर्टी को नहीं रखता तो भाई साहब डिजिटली तो कोई भी डिवाइस कभी भी प्रॉपर तरीके से टाइम को काउंट कर ही नहीं सकती थी। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 4। गाइस, जरा सोचो कि आप एक रूम में बैठे हुए हो जहां पर 2 इंसान मौजूद हैं। एक इंसान बहुत बातें कर रहा है, जोक क्रैक कर रहा है और सामने वाले लोगों से खूब इंटरेक्शन कर रहा है, जबकि दूसरा इंसान शांति से एक कोने में बैठा हुआ है।
तो अब मेरा आपसे सवाल है कि भाई जब हम इंसानों का दिमाग एक सा होता है तो फिर आखिर हम में से बहुत से लोग एक्सट्रोवर्ट्स और कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स क्यों बन जाते हैं? क्या वास्तव में पर्सनैलिटी सिर्फ एक चॉइस ही होती है या फिर हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट भी मौजूद हैं जो कि प्रैक्टिकली हमें पता ही नहीं? तो देखो गाइस, बात बिल्कुल सीधी सी है कि आप अपनी लाइफ में इंट्रोवर्ट बनोगे या फिर एक्सट्रोवर्ट, ये किसी और चीज पर नहीं बल्कि डिपेंड करता है कि आपके दिमाग की भूख किस चीज से मिट रही है। अब भूख से मेरा मतलब यहाँ पर पिज्जा बर्गर वाली भूख को मिटाने से नहीं बल्कि दिमाग के अंदर रिलीज होने वाले केमिकल से है। एक्चुअली गाइस, कैम्ब्रिज और येल जैसी यूनिवर्सिटीज की स्टडीज में ये बात पूरी तरीके से क्लियर होती है कि जो लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, यानी कि जो ज्यादा बातें करते हैं, ज्यादा लोगों में उठते बैठते हैं, उनका दिमाग डोपामिन से ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इसलिए जब भी वो लोग किसी भी सोशल एक्टिविटी को करते हैं तो उनका दिमाग काफी ज्यादा रिलैक्स और हैप्पी रहता है। जबकि बात अगर इंट्रोवर्ट्स की जाए तो उनका दिमाग शांत होने के लिए डोपामिन को नहीं बल्कि एसिटाइल कोलाइन नाम के केमिकल को रेफर करता है और इसलिए जब ये लोग ज्यादा लोगों से बातें करते हैं या फिर ज्यादा लोगों में उठते बैठते हैं तो इनका दिमाग शांति या फिर खुशी की बजाय पैनिक मोड में चला जाता है और यहीं से ही क्रिएट होता है एक ऐसा मेजर डिफरेंस जिसकी वजह से ये डिसाइड होता है कि एक इंसान प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कितना ज्यादा सक्सेसफुल बनेगा। एक्चुअली गाइस, रिसर्च स्टडीज ये बताती है कि जो लोग ज्यादा पार्टी करते हैं, ज्यादा लोगों से बोलते हैं या फिर अननेसेसरी जोक्स क्रैक करते हैं, वो लोग लाइफ में किसी भी एक काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते और उसके पीछे का रीजन खुद उनका दिमाग ही होता है, जो धीरे धीरे खुद को इस तरीके से रिवायर कर लेता है कि उनके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ पार्टी करना या फिर ज्यादा बोलना होता है। जबकि बात अगर इंट्रोवर्ट्स की जाए तो क्योंकि उनके दिमाग का फ्रंटल लोब और इंसुला ज्यादा एक्टिवेट होता है, तो वो लोग जब भी किसी भी काम को पकड़कर करना शुरू करते हैं तो इनका दिमाग ज्यादा इमोशनली उससे अटैच हो जाता है और वो लोग उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। बट वेट, फिर क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें बिल्कुल ही गुमसुम होकर एक कोने में चुपचाप बैठ जाना चाहिए? एंड आंसर इज नो। एक्चुअली गाइस, हमें ना हमारी लाइफ में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बीच वाली स्टेज पर रहना चाहिए जिसे मेडिकली एम्बिवर्ट्स कहा जाता है। मतलब कि जब भी आप किसी भी काम को कर रहे हो तो उससे इमोशनली अटैच होकर बहुत अच्छे तरीके से उसे कंप्लीट कीजिए, लेकिन जैसे ही आपको ये लगे कि अब उस काम को आपको दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना है तो आपको प्योर एक्सट्रोवर्ट की तरह अपने आप को और अपने काम को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और एक दमदार बात बताऊं, एक स्टडी तो ये भी बोलती है कि इस दुनिया में 80% वो लोग जो हाईली सक्सेसफुल है ना भाई साहब, वो एम्बिवर्ट्स हैं। और देखो गाइस, उस स्टेज में खुद को लाना भी ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि भाई हमारा दिमाग है ना थोड़े टाइम के बाद उस चीज को एक्सेप्ट करने लगता है जिस माहौल में वो रहता है और इसे हमारे दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। अब देखो गाइस, सक्सेसफुल होने के रोड मैप को मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेकिन अगर आपको अपने इस भाई की मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3, गाइस, अभी तक तो हम सभी पेड़ों को लाइफ का सिंबल मानते हैं, बट व्हाट इफ कि एक दिन अचानक से आपको ये पता चले कि एक पेड़ हॉरर स्टोरी का पक्का वाला विलन है। एक्चुअली गाइस, आप भी जानकर दंग रहने वाले हो, लेकिन पनामा के जंगलों में डिप्टेरिक्स ओलिफेरा, जिसको कि टोंका बीन ट्री भी कहा जाता है, वो अच्छी खासी क्वांटिटी में पाया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये ट्री देखने में जितना ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल लगता है, प्रैक्टिकली ये नेचर के लिए उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है और इसलिए इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में डीमन ट्री भी कहा जाता है। असल में देखो, पिछले 10 से 15 सालों में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से क्लियर हुई है कि जहां पर भी ये पेड़ मौजूद होता है वहां पर आकाशीय बिजली बहुत बड़ी क्वांटिटी में गिरती है। बट वेट, अभी तक तो हमें यह पढ़ाया जाता था कि भाई लाइटनिंग काफी ज्यादा रैंडम होती है और वो कहीं पर भी हिट कर सकती है। तो अगर ऐसा है तो आखिर फिर वो लाइट इंटेंशनली इसी पेड़ को बार बार हिट क्यों करती है? तो देखो गाइस, सच बात तो यह है कि इसका ऑथेंटिक जवाब अभी भी किसी के पास मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी कुछ रिसर्चर्स ये बोलते हैं कि क्योंकि इस पेड़ का ऊपर का क्राउन काफी ज्यादा बड़ा होता है तो मे बी ये चीज आकाशीय बिजली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती होगी। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा होता है, बट प्रैक्टिकली ये नेचर का दुश्मन कैसे बनता है? तो देखो गाइस, होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही लाइटनिंग इस पेड़ के ऊपर गिरती है, ये उस लाइटनिंग को मैजिकल वे में अपने थ्रू पास करके जमीन पर अच्छी खासी क्वांटिटी में दूर तक फैला देता है, जिससे इस पेड़ को जरा भी नुकसान नहीं होता, लेकिन इसके आसपास मौजूद बाकी के सभी पेड़ एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। अब गाइस, अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ टाइम पहले मैंने आपको यह बताया था कि जंगल में मौजूद सभी पेड़ एक इंटरनल नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो अब जैसे ही ये पेड़ लाइटनिंग को वेपन बनाकर दूसरे पेड़ों को खत्म करता है, ये तुरंत ही उनसे उनके फूड और न्यूट्रिशंस को एब्सॉर्ब भी कर लेता है, जिससे ना सिर्फ इसे जगह ज्यादा मिलती है बल्कि इसकी स्ट्रेंथ भी लगभग 14 टाइम्स बेटर हो जाती है। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए जहां जहां भी ये ट्री पाया जाता है, ये एक डीमन की तरह आसपास मौजूद बाकी के सभी पेड़ों को खत्म करके उस इलाके पर अकेला राज करता है। सच में गाइस, नेचर के पास इतनी बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज है कि हम शायद पूरी जिंदगी उन्हें कभी सॉल्व भी ना कर पाए। फैक्ट नंबर 2,
गाइस क्या आपको पता है कि रिसेंटली नासा ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा एविडेंस रखा है जो कि मार्स पर एलियन लाइफ का बिगेस्ट क्लू हो सकता है। एक्चुअली गाइस साल 2017 में नासा के ऑर्बिटल ने मार्स के सरफेस पर कुछ इस तरीके के बेहद ही परफेक्ट राउंड शेप के बड़े होल को डिस्कवर किया जिसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर का है। और बात अगर इसकी गहराई की जाए तो गाइस अभी तक हमें जो डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग इसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि इसके अंदर आप 100 मंजिला से भी ज्यादा इमारत को आसानी से समा सकते हैं। अब देखो गाइस नॉर्मली अगर किसी भी प्लेनेट के ऊपर कोई भी क्रेटर बनता है तो उसकी शेप है ना बिल्कुल परफेक्टली राउंड नहीं होती, लेकिन बात अगर मार्स के इस होल की जाए तो इसकी ना सिर्फ एंट्रेंस काफी ज्यादा परफेक्ट है बल्कि ये मार्स पर पाए जाने वाले दूसरे क्रेटर्स के कंपैरिजन में भी ज्यादा स्टेबल और इंटेंशनली क्रिएट किया गया होल लगता है। और ऐसा इसलिए है गाइस क्योंकि मार्स की जिस लोकेशन पर ये होल पाया गया है वो पूरे ही प्लेनेट की सबसे सेफेस्ट जगह है। मतलब वहां पर जो वेदर होता है ना भाई वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इवन खुद नासा के रिसर्चर्स का ये बोलना है कि अगर मार्स पर कोई भी भारी सिविलाइजेशन मौजूद है तो ये लोकेशन उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट और सेफ होगी। तो अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि भाई 2017 में नासा ने इसको डिस्कवर किया था और अभी रिसेंटली इसको पब्लिक भी कर दिया है, तो फिर आखिर इतने लंबे समय से नासा ने कोई भी हाईटेक रोवर या फिर इंसान को मार्स पर क्यों नहीं भेजा इसकी इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए? क्या नासा हमसे कुछ छुपा रहा है या फिर प्रैक्टिकली सच्चाई कुछ और ही है? असल में देखो गाइस रियलिटी तो ये है कि आज की डेट में जिसे आप दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी मानते हैं उसके भी बस में नहीं है किसी भी एडवांस रोवर या फिर ह्यूमन को मार्स पर उतारना। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बात अगर रियलिटी की करूं तो हम इंसानों ने स्पेस में अभी तक सबसे लंबी दूरी अगर कहीं पर भी ट्रेवल की है तो वो है मून, एंड इवन वो भी आज से लगभग 50 साल पहले। तो अब अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं और ये मान लूं कि मून से अर्थ तक की दूरी सिर्फ एक 10 रुपए के कॉइन के जितनी है, तो आप ये कह सकते हो कि मार्स का डिस्टेंस अर्थ से लगभग 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा दूरी का होगा, क्योंकि मार्स का एक्चुअली डिस्टेंस लगभग 225 मिलियन किलोमीटर का है कंपेयर टू मून जिसकी दूरी हमसे सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर है। अब देखो गाइस इस केस में क्या होता है कि अगर मून का भी हमें एक राउंड ट्रिप भी मारना होता है ना भाई, तो वो भी 5 से 6 दिन के अंदर आसानी से हो जाता है। जबकि बात अगर मार्स की करूं तो आपको सिर्फ एक साइड से ही ट्रेवल करने में ना भाई साहब 1.5 साल से भी ज्यादा लंबा समय लग सकता है। अब क्योंकि इतना ज्यादा लंबा समय लगेगा और अगर हमें वहां पर इंसान को भेजना है तो भाई रॉकेट भी भेजना होगा, तो हमें ना भाई साहब पूरा का पूरा फ्यूल का एक ओशियन सा ही ले जाना होगा जो प्रैक्टिकली कर पाना इम्पॉसिबल है। इसके साथ ही अगर बाई चांस किसी इंसान को मार्स पर उतार भी दिया जाए तब भी उसके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और वो है मार्स रेडिएशन की। देखो नॉर्मली अर्थ के सराउंड मैग्नेटोस्फीयर होता है जो कि स्पेस रेडिएशन से हम इंसानों को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन बात अगर मार्स की जाए तो मार्स पर ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। यानी कि इन शॉर्ट जैसे ही कोई भी इंसान मार्स पर कदम रखेगा वो एक ही झटके में रेडिएशन से फ्राई हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इतनी ज्यादा लंबी दूरी होने की वजह से अगर वहां पर कोई भी एस्ट्रोनॉट हेल्प के लिए अर्थ से कनेक्ट भी करता है तब भी भाई साहब उसकी वॉइस आने में यहाँ पर 20 मिनट का समय लगेगा और जब तक उसके साथ क्या ये हो चुका होगा ये हमें पता तक नहीं चलेगा। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए भले ही गाइस पूरी दुनिया के रिचेस्ट इंसान मार्स पर कॉलोनी बसाने की बातें कर रहे हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वहां पर एक सिंगल इंसान को ले जाना भी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारी बस की बात नहीं। फैक्ट नंबर 1, एरिया 51 दुनिया की सबसे अजीब जगह जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसी की सैटेलाइट से ही देखना अलाउड है, क्योंकि नॉर्मल गूगल मैप्स पर ये एरिया ब्लर करके रखा जाता है। बट इंटरेस्टिंगली इतनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी गूगल मैप पर इस एरिया की एक ऐसी जगह को क्लियर करके छोड़ दिया गया है जहां पर हमें कुछ इस तरीके की एक जाइंट अजीब सी ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो अब दो क्वेश्चन यहां पर सबसे बड़े स्केल में खड़े होते हैं। पहला, आखिर इस एरिया को गूगल मैप में ब्लर क्यों नहीं किया गया, और दूसरा कि आखिर अजीब सी चीज है क्या। तो देखो गाइस बात अगर पहली लॉबी की करूं तो कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि भाई साहब इस जगह को गूगल मैप पर इंटेंशनली पूरी दुनिया के सामने लाया गया है ताकि लोगों की क्यूरियोसिटी एरिया 51 को लेकर बनी रहे और वो लोग अपना पूरा टाइम और फोकस इसी एरिया पर स्पेंड करें। जबकि यूएस गवर्नमेंट इस एरिया से अलग एक दूसरा बेस बना चुकी है जहां पर वो परजीवी टेक्नोलॉजी या फिर उनसे रिलेटेड डायरेक्ट मीटिंग करने का काम करती है। और देखो गाइस इस थ्योरी में हमें थोड़ा सा दम भी दिखाई देता है, क्योंकि जैसे ये चीज गूगल मैप पर दिखाई दी भाई पूरी दुनिया का फोकस दोबारा से इसी लोकेशन पर आ चुका है। तो वहीं गाइस ऑन दी अदर हैंड कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सिर्फ एक ह्यूमन एरर है और आगे आने वाले कुछ ही दिनों में ये एरिया भी गूगल मैप पर ब्लर कर दिया जाएगा। तो देखो गाइस ये तो बात हो गई कि आखिर ये चीज हमें अचानक से क्यों दिख रही है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की कि भाई आखिर ये चीज
हो क्या सकती है। तो देखो गाइस, बात अगर सबसे पहले साइंटिफिक एक्सपेक्ट की जाए तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये स्ट्रक्चर में भी रेडार कैलिब्रेशन टावर हो सकती है, जिसका की काम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग करना हो। बट देखो गाइस, ये थ्योरी काफी हद तक हमें बेसलेस नजर आती है, क्योंकि रेडार कैलिब्रेशन के लिए भाई प्रैक्टिकली इतनी जाइंट बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं होती है। बट भाई अगर बात इस स्ट्रक्चर की करूँ ना, तो ये बहुत ज्यादा जाइंट है और इसका अंदाजा आप जमीन पर बनी इसकी शैडो से भी लगा सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब बात अगर सबसे मिस्टीरियस एक्सपेक्ट की करूं तो कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई ये कुछ और नहीं बल्कि वर्टिकल एक स्पेसशिप है, जो कि जैसे ही वहां पर लैंड हुई एक्सीडेंटली गूगल मैप ने इस इमेज को क्लिक कर लिया और इसलिए भी इसे ब्लर करने में चूक हो गई। लेकिन आखिर ये अजीब सी थ्योरी पूरी दुनिया के सामने क्यों आई, चलिए इसे डिकोड करते हैं। असल में गाइस, ये ट्रायंगल ज्योमेट्री यूनिवर्सल सिंबल है मल्टीपल यूएफओ साइटिंग्स का, जहां पर दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में हमें कुछ इसी तरीके की अजीब सी ट्रायंगुलर यूएफओ देखने को मिली थे। इवन साल 1980 में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट सेरपो की कुछ फाइल्स लीक भी हुई थी, जिसमें एक ट्रायंगुलर लैंडिंग पैड बनाने का जिक्र भी था। इंटरेस्टिंगली इस रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया था कि इसके ऊपर कितने जाइंट वर्टिकल ट्रायंगुलर शेप के प्लेन लैंड कर पाएंगे। बट इंटरेस्टिंगली साल 1980 तक हमारे पास इतने जाइंट प्लेन बनाने की कोई टेक्निक थी ही नहीं। तो अगर हमारे पास कोई प्लेन मौजूद थे ही नहीं, तो प्रैक्टिकली हम लैंडिंग और लॉन्चिंग पैड बना किसके लिए रहे थे। इवन आप ये जानकर दंग रह जाओगे, लेकिन इसके काफी सालों के बाद खुद एरिया 51 के एक साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने आकर प्रोजेक्ट हीलियोस के डॉक्यूमेंट को शेयर किया, जिसका की मेन गोल एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना था जो कि एयरक्राफ्ट को बिना रनवे के वर्टिकली लैंड और टेक ऑफ करा सके। जस्ट लाइक कि जैसे आप मूवीज में यूएफओ को टेक ऑफ और लैंड होता हुआ देखते हैं। अब गाइस, जहां एक तरफ ये सारी चीजें लोगों के सामने आ रही थी, तो वहीं इस मिस्ट्री को और ज्यादा गहरा दिया साल 2008 की एक डिसक्लासिफाइड यूएफओ डॉक्यूमेंट्स में, जिसमें क्लियरली ये लिखा गया था दैट एन एलिवेटेड पिरामिड फ्रेम स्ट्रक्चर फॉर VTOL यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिंक्रोनाइजेशन टेस्टिंग। इंटरेस्टिंगली इस प्रोजेक्ट को कभी भी आम लोगों के सामने रिवील नहीं किया गया, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम इंसान प्रैक्टिकली एक ऐसे लॉन्चिंग पैड या फिर लैंडिंग पैड को बना रहे थे, जिसका इस्तेमाल परजीवियों के प्लेन्स को लैंड और टेक ऑफ कराने के लिए किया जाना था। या फिर देखो गाइस, अगर इसी पहलू को अगर आप मेरी नजर से भी देखना चाहते हैं, तो शायद ये हो सकता है कि ऑलरेडी हम इंसानों ने भी ऐसे प्लेन्स को बनाकर तैयार कर लिया हो, जो कि एक यूएफओ की तरह ही बिहेव करते हैं, बट इसके ऑथेंटिक प्रूफ किसी के पास भी मौजूद नहीं है। अब देखो गाइस, इन दोनों ही थ्योरीज को सपोर्ट करती है कुछ विटनेस की गवाही। एक्चुअली में पिछले काफी लंबे समय से एरिया 51 में लोगों ने बहुत से ऐसे एयरक्राफ्ट को भी टेक ऑफ और लैंड होते हुए देखा है, जो कि बिना किसी आवाज के चुपचाप एक ही सीधी लाइन में ऊपर से नीचे की तरफ लैंड कर जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके की साइटिंग्स जिस जगह पर सबसे ज्यादा देखी गई है, प्रैक्टिकली गूगल मैप पर ये टावर और ये जो प्लेन जैसी चीज जो भी दिख रही है, ये उससे काफी ज्यादा नजदीक है, जिससे एक बात क्लियर हो जाती है कि शायद वहां पर ऑलरेडी एक ट्रायंगुलर लॉन्चिंग या फिर लैंडिंग पैड को एस्टैब्लिश किया जा चुका था। हालांकि देखो गाइस, अभी आपकी स्क्रीन पर मैंने इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स को भी डाल दिया है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप खुद से भी गूगल पर सर्च करके इस जायंट स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो अब गाइस देखो, जितनी भी इंफॉर्मेशन इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड बाहर आई है, वो सारी ही रिसर्च करके मैंने आपके सामने रख दी है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि भाई आपको क्या लगता है, क्या ये कोई रेडार कैलिब्रेशन टावर है? नंबर सेकंड, क्या ये कोई आउटर स्पेस से आया हुआ स्पेसक्राफ्ट है? नंबर थर्ड, क्या हम इंसानों के द्वारा ही बनाया गया एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसे पूरी दुनिया से छिपा कर रखा गया है? या फिर लास्टली, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इंटेंशनली ये पूरा ही सिनेरियो यहाँ पर रचा गया है, ताकि पूरी दुनिया का नाम इसके ऊपर दोबारा से लग जाए और यूएस गवर्नमेंट आसानी से किसी और जगह पर अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सके। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप गाइज आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियोस दिख रही है भाई, उन्हें भी चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। जय हिंद।